Hello dear friends, welcome back to my channel Educational View by कांता भदौरिया। फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं अकाउंटेंसी पार्ट 1 क्लास 11th का NCERT क्लास 11th का अकाउंटेंसी का पार्ट 1 मतलब चैप्टर नंबर 1 समझने वाले हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ बात करूँ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की, तो इन 1941 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA had defined accounting as the art of recording, classifying, summarizing in a sufficient manner and terms of money transaction and events which are and part of list of financial character and interpreting the result therefore। So friends, अगर मैं आपको इसे सिंप्लीफाई करके कहूँ तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का मतलब है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल डेटा जिसमें मनी ट्रांजैक्शन हुआ हो, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जिसको हम मनी में वैल्यूएशन कर सकें, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, यानी कि उसको अलग अलग क्लासीफाई करना कि ये रियल अकाउंट है, ये एसेट अकाउंट है, या फिर ये इंडिविजुअल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ये सारी चीज़ें क्लासीफाइड करना एंड समराइज करना। ठीक है फ्रेंड्स, एंड समराइज करना एक सिग्निफिकेंट मैनर में, यानी कि सेट ऑफ रूल्स में उसको अरेंज करना अकाउंटिंग कहलाता है। तो अगर सब सिंपल वर्ड्स में कहें तो किसी मनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसे क्लासीफाइड करना, उसे समराइज करना और एक सिग्निफिकेंट मैनर में उसे अरेंज करना, उस ट्रांजैक्शन को, उस टर्म्स को अरेंज करना अकाउंटेंट कहलाता है। वहीं अगर फ्रेंड्स हम यहाँ बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे बुक कीपिंग कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस चार्ट के थ्रू हम जो है अकाउंटिंग प्रोसेस को समझते हैं। ये जो पूरा चार्ट यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड, यहाँ पर देखें द अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इवेंट, decision makers, internal and external user। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे इकोनॉमिक इवेंट, फिर इसके बाद डिसीजन मेकर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, कम्युनिकेशन, और यहाँ पर पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस आपकी आ जाएगी, जिसमें अकाउंटिंग लिंक्स डिसीजन मेकर्स विथ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ एंड विथ द रिजल्ट ऑफ अदर डिसीजन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सर्कल दिखाया गया है। इस सर्कल में
अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो इस सर्कल में ये बताया है कि हम जो है अपनी सोसाइटी से ही सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करते हैं और उसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हम प्रोडक्शन करते हैं, फिर उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाते हैं और फिर उन्हीं सोसाइटी के लोगों को हम अपना कंज्यूमर बनाकर उन्हीं को वो जो है कमोडिटी सेल करते हैं। फिर हमारे पास मनी आता है और हमने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी से लिए हैं उनको हम वो वापस से पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि आपने अकाउंटिंग एक सर्कुलर वे में चलती रहती है, एक प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है जो एक सर्कुलर वे में चलती रहती है कि भाई एक इकोनॉमिक इवेंट है, उसको हमने रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है, एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाना है और फिर उसे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को शो करना है। चलिए फ्रेंड्स, ब्रीफ हिस्ट्री आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट आपका आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, interested user of information, accounting as a source of information। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या ज़रूरी विशेषताएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं बाइलिंगुअल में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो, किसी भी बच्चे को समझने में प्रॉब्लम ना जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन हुआ है वो रिलायबल हो। रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइज्ड by the degree of corresponding between what the information conveys about the transaction or event that have occurred। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो रिलायबिलिटी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिलायबल होना चाहिए, सही होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर अमाउंट में हुआ और हम उसे दूसरी अमाउंट में शो कर रहे हैं या बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, पूरी मेथड यूज की गई होनी चाहिए। जब हम अकाउंटिंग करते हैं उस टाइम पे अकाउंटिंग के रूल यूज़ होने चाहिए, ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग दी गई हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूँ कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कह लें, आप इसे टाइप ऑफ अकाउंटिंग कह लें। टाइप अकाउंटिंग के आपके 3 टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। फर्स्ट अकाउंटिंग है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपकी मॉनेटरी इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और उनको आपकी कंपनी पे उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये बताया जाता है। द प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड कैन बी वर्कआउट। सो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, फ्रेंड्स आप फाइनेंशियल ईयर जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, जो कि 12 मंथ का होता है। जैसे 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक एक फाइनेंशियल ईयर था जो अभी अभी एंड हुआ है, और अभी एक न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा।
सो फ्रेंड्स, यहाँ फाइनेंशियल अकाउंट की बात हो रही थी। तो फाइनेंशियल अकाउंट क्या करता है, आपके पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट को दिखाता है कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। फिर उसके बाद आपकी पोजीशन दिखाता है, आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या आपकी कंपनी की रियल कंडीशन है, ये बताता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के लिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करता है आपका फाइनेंशियल अकाउंट। तो अगर हम शब्दों में से अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग is related to financial transaction, financial position and financial information फॉर मैनेजमेंट। तो इन चीज़ों के लिए ये आपका एक कंपनी की प्रॉफिट बताता है, कंपनी की पोजीशन बताता है और कंपनी की मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उसको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो प्रोवाइड करता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब समझते हैं फ्रेंड्स सेकंड ब्रांच जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपकी सबसे मेन अकाउंटिंग होती है, क्योंकि बिना कॉस्ट अकाउंटिंग के हम प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकते। जब तक हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, किसी वस्तु का लागत मूल्य नहीं निकालते तब तक हम उसमें प्रॉफिट या मार्जिन प्लस नहीं कर सकते। सो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ज़्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग की जो मेथड्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अच्छी रहती हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से ज़्यादा अपनाती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग तो कंपनीज फ्रेंड दो प्रकार की होती हैं, दो तरह की होती हैं, जिसमें पहली होती है आपकी ट्रेडिंग कंपनी और दूसरी होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब जो खुद माल बनाती है और खुद ही सेल आउट करती है उसे। पूरी प्रोसेस जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के आपकी सेलिंग तक की जितनी प्रोसेस है वो एक ही कंपनी के द्वारा डन की जाती है। और अगर हम बात करें ट्रेडिंग कंपनी की, ट्रेडिंग कंपनी अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो सीधे तौर पे अगर हम कहें कि ट्रेडिंग कंपनी क्या है, तो ट्रेडिंग कंपनी रीसेलिंग करती है, मतलब चीज़ों को खरीद के फिर बेचती है, ना कि बनाती है। वो बनी हुई चीज़ों को, फिनिश्ड गुड को परचेस करके उसे वापस से सेल करती है। तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली ये काम किया जाता है, इस बात पे जोर दिया जाता है कि हम ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी मेथड्स को अपनाएं जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम कॉस्ट पे क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार कर सके जो कि मार्केट में चल सके। सो फ्रेंड्स, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारी मेथड हैं, उन मेथड का इम्प्लीमेंट करके हम अपनी कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तीसरी ब्रांच या तीसरे टाइप ऑफ अकाउंटिंग की, तो तीसरा टाइप अकाउंटिंग का फ्रेंड्स यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों अकाउंटिंग का मिक्सचर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों अकाउंट को मैनेज करता है, असिस्ट करता है, ये उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और ये उनको उनका जो प्रॉफिट कमाने का जो तरीका है उसको और इन्हेंस करता है और बढ़ाता है, प्रॉफिट अर्निंग को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को मेथड्स बताता है, ये डिसीजन मेकिंग की पॉलिसीज़ भी बनाता है और वेरियस जो आपकी मेथड्स होती हैं, चाहे कॉस्ट मेथड हो चाहे अकाउंटिंग मेथड हो, ये इन सब को एनालाइज करता है, कंपेयर करता है और एक एनालिटिक डेटा बना के देता है कि किस पर्टिकुलर ईयर में हमने कितना प्रॉफिट किया था तो कितनी कॉस्ट थी। इस तरीके से दो पर्टिकुलर ईयर के डाटा को कंपेयर करके ये बताता है कि कौन सी मेथड बेस्ट है।
सो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं रिलेवेंस। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की, कि वो रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब रिलेटेड होना चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए उसमें, वो रिलेटेड होनी चाहिए आपके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, कोई फेक ट्रांजेक्शन है और हम उसे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, हमें आसानी से समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से उसकी बुक कीपिंग की जानी चाहिए, उसका जर्नल बनाया जाना चाहिए, उसकी लेजर पोस्टिंग की जानी चाहिए कि वो आसानी से हम उसको समझ सके। अब फ्रेंड, कंपैरेटिबिलिटी, तो कंपेयर करने में भी हमें आसानी होनी चाहिए। इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज relevant and reliable at a particular time, particular circumstance of or for a particular reporting entity। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कंपैरेटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हम उसे किसी भी कंडीशन में कंपेयर कर सके दूसरे डेटा से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज अ प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ यूजर्स बोथ एक्सटर्नल इंटरनल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स को समझना चाहें तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हमारी अकाउंटिंग है उसका मेन मोटिव होता है कि वो ये बताए कि आपकी कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रही है, ग्रो कर रही है या फिर वो ग्रो नहीं कर रही है, तो ये बताना होता है। देन ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन रिलेवेंट रिलेटिव लोगों तक पहुंचाती है, जैसे कि इंटरनल आपके यूज़र हैं, एक्सटर्नल यूज़र हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। जैसे कि इंटरनल यूज़र में आपका एंटरप्रेन्योर हो गया, मैनेजर हो गया, आपका फोर्थ क्लास जो एम्प्लॉयज़ हो गए, कर्मचारी हो गए। और उसके बाद एक्सटर्नल यूज़र की अगर हम बात करें तो डेटर हो गए, सॉरी क्रेडिटर हो गए, है ना। उसके बाद आपके इन्वेस्टर्स हो गए, जिनसे हमें पैसा मिल रहा है। सीधी सी बात है कि जिनसे हमें पैसा, एंटरप्रेन्योर जिससे पैसा ला रहा है, तो एंटरप्रेन्योर किससे पैसा ला रहा है, आपकी सोसाइटी में रहने वाले इन्वेस्टर से, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनसे लोन के द्वारा, बैंक इंस्टीट्यूशन को, इन सारी चीज़ों को हम अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देने के लिए अकाउंटिंग जो है एक मेन रोल अदा करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, डेट वाइज, ईयर वाइज, इस तरीके से उस जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज करता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये चार्ट बना करके दिया गया है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। फ्रेंड्स, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो डिसीजन मेकर्स, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी, डिसीजन, यूजफुलनेस, तो रिलेवेंस जो रहते हैं आपके, डेडिकेटेड वैल्यू, फीडबैक, टाइमलीनेस, रिलायबिलिटी, यहाँ पर वेरीफाइबिलिटी, फेथफुलनेस, नेचुरलिटी और कंपैरेटिबिलिटी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा चार्ट बना करके दिया है फ्रेंड्स, इसे आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी गई हैं, देखिए, डेपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब रोल ऑफ अकाउंटिंग, अगर एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आपसे रोल ऑफ अकाउंटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पूछे तो वो एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग में देखिए, अकाउंटिंग का मेन रोल क्या होता है। फॉर कंट्रीज द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंजिंग with the change in economic development and increasing societal demands, and describe and analysis of mass of data and enterprise through measurement, classification, summarizing। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं वही सारी चीज़ें रिपीट हैं कि भाई अकाउंटिंग क्या क्या रोल करता है। तो वो क्या करता है सोसाइटी के लिए। जो देखिए, किसी भी बिजनेस का हमेशा एक मोटिव नहीं हो सकता कि उसका सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ही मोटिव हो सकता है, नहीं। एक बिजनेस के दो मोटिव्स होते हैं, एक प्रॉफिट अर्निंग और प्रॉफिट अर्निंग विथ सोशल बेनिफिट्स। तो हमें वहाँ पर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल बेनिफिट को भी ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है तो वो उसमें हमारी कंपनी बैन हो सकती है, शट डाउन की जा सकती है, ट्रिब्यूनल के द्वारा बंद की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने वो काम करने हैं जो सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल हों, ना कि हार्मफुल। तो यहाँ पर सोसाइटी की हमें नीड्स का ध्यान रखना है और सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। सो फ्रेंड्स, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे हम। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका अकाउंटेंसी पढ़ने के दौरान आपने सामना करना है। तो एंटिटी। तो फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग एंटिटी एक एंटरप्रेन्योर और एक कंपनी की अलग अलग एंटिटी होती है। यानी कि अगर एंटरप्रेन्योर कैपिटल लेके आ रहा है और उस कैपिटल में से कभी वो विड्रॉल करता है तो वो ड्राइंग्स मानी जाएगी, वो एंटरप्रेन्योर का कर्ज माना जाएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर एक अलग एंटिटी है, कंपनी एक अलग एंटिटी है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो इकोनॉमिक होनी चाहिए, उससे कोई दो अकाउंट इफेक्ट होनी चाहिए। असेट्स की अगर हम बात करें तो असेट्स फ्रेंड्स दो टाइप की होती हैं। एक असेट होती है फ्रेंड्स आपकी करंट और एक होती है फ्रेंड्स आपकी नॉन करंट। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन करंट में अगेन दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स एसेट होती है आपकी और एक करंट एसेट। सो फ्रेंड्स, नॉन करंट एसेट में आपकी फिक्स एसेट में अगेन दो पार्ट होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में आ जाते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाती है, लॉन्ग टर्म में लोन एंड एडवांस जाते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम टेंजिबल इंटेंजिबल की बात करें तो यहाँ पर टेंजिबल एसेट जो हैं आपकी ये ऊपर दी गई लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा जो आपकी एसेट्स हैं जिनको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं जिसमें टेंजिबल एसेट्स होती हैं। और इनटेंजिबल एसेट में आपकी लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, जो एसेट्स हमारे बिजनेस में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और वो हमें अर्निंग भी दिलाती हैं, लेकिन उनको ना तो हम देख सकते ना छू सकते हैं, ओनली हम उन्हें फील कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है आपका वर्किंग कैपिटल इन प्रोग्रेस। कोई पूंजीगत काम, कोई बड़ा आपका प्रोजेक्ट जो अभी वर्किंग प्रोग्रेस में है, जिस पे काम चल रहा है। फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई इंटेंजिबल एसेट है जो अभी जिस पे काम चल रहा है तो वो आपकी इसमें आ जाती है। फिर अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम करेंट एसेट की। तो करेंट एसेट में देखें फ्रेंड्स, आपका करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स और अदर एसेट्स।
सो फ्रेंड्स, ये आपकी असेट के क्लासिफिकेशन हो गया पूरा। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लाइबिलिटी पे। तो लाइबिलिटी फ्रेंड्स दो टाइप की होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर जल्दी से समझ लेते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बारोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म बारोइंग का मतलब है अगर हमने कोई लोन ले रखा है जो मोर देन 1 ईयर हमको पे करना है तो वो आपका लॉन्ग टर्म बारोइंग हो जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सपोज कीजिए हमने इस ईयर का हमारा जो टैक्स है वो आपका 25,000 हो रहा है, जिसको हमें इस करेंट ईयर में पे करना था, लेकिन हमने सिर्फ 20,000 रुपीज़ ही वहाँ पर पे कर रहे हैं। तो जो 5,000 रुपीज़ हैं वो नेक्स्ट ईयर हमारे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएंगे, यानी कि पिछले साल का जो टैक्स हमारा रह गया था वो बन जाएंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आपका सारा कुछ आ जाता है, जैसे मान लीजिए डिवेंचर है या कोई 1 साल से ऊपर का कोई लोन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यदि आपने लंबे टाइम के लिए, जैसे प्रोविडेंट फंड, जिसे जो हमें जो कि आपका जो एम्प्लॉय है वो जब तक काम करता है तब तक उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट वहाँ पर सबमिट की जाती है, डिपॉजिट की जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न जो 1 साल से ज़्यादा के लिए बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ करंट लायबिलिटीज़ की। तो करंट लायबिलिटीज़ में देखिए शॉर्ट टर्म बारोइंग, यानी छोटा सा कोई लोन जो 1 साल के अंदर पेएबल हो। फिर टैक्स ट्रेड पेएबल का मतलब होता है यदि हमने किसी से पैसा उधार माल लिया है तो उसने हम पे बिल लिखा होगा और उसको हम ट्रेड पेएबल कहते हैं। फिर अदर करंट लायबिलिटीज़ में आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो 1 साल से कम के लिए कोई प्रोविज़न बनाया, जैसे बैड डेट प्रोविज़न शॉर्ट टर्म प्रोविज़न कहलाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसकी टर्म्स के बारे में समझेंगे, लाइक कैपिटल, सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, गेन, लॉस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि अभी अभी कॉमर्स में एंटर हुआ है तो वो उसको ये वीडियो देखना ही चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।